आज 21वीं सदी में हमारे देश की महिलाएं भारत की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। आपको बता दें कि महिलाओं की भागीदारी भी आज बराबरी की है। पुरुषों के मुकाबले आज महिलाएं उनसे एक कदम आगे हैं। आपको जिस तरह से अगर बात करें तो आज समाज की जो संकल्पना है वो बिना महिलाओं के नहीं की जा सकती है। और आवाज़ इंडिया के महिला दिवस पर खास पेशकश में आज हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और अपनी मंजिल को मुकाम को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम से उस मंजिल को हासिल कर लिया है और आज उस विभाग यानी उस पोस्ट पर कार्यरत हैं जिसको लेकर लोग अक्सर उनका सम्मान करते हैं, उनसे बातचीत करने के साथ साथ उनकी सुरक्षा और उनकी कार्यशैली को लेकर प्रशंसा भी करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय राजस्व विभाग में कार्यरत और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की रीजनल डायरेक्टर प्रीति चौधरी की। मैम, सबसे पहले तो आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। बात करें प्रशासनिक सेवा की तो प्रशासनिक सेवा में आने के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम का सामना करना पड़ता है, कई तरह की कठिनाइयाँ और दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपकी बात करें तो कैसे आपने प्रशासनिक सेवा में आने का फैसला लिया और इसके पीछे की प्रेरणा कौन है? तो प्रदीप जी, अगर शुरू से शुरू करें तो ये प्रेरणा मुझे लगता है मेरे बचपन से ही मिल गई थी मुझे, और कहीं ना कहीं इस प्रेरणा के जो बिंदु थे, बीज थे, वो मेरे बचपन में ही छुपे हुए थे। हम 4 बहनें हैं और हमारे घर में भाई नहीं है। तो अक्सर समाज के जो वो एक ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस होते हैं तो उनका जवाब सबसे पहले मेरी माँ की तरफ से आता था कि मेरी बेटियां कुछ ऐसा करके दिखाएंगी जो लोगों के बेटे भी नहीं करते हैं। लिटरल सेंस में अगर लिया जाए तो वो ये चाहती थी कि हम आगे बढ़ें। और वो एक पॉइंट था जो उनका जो हौसला था वो हमें प्रेरणा देता था कि हमें जो है समाज में अपने लिए स्थान तय करना है। मुझे लगता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में सिविल सर्विसेज से बेहतर कोई और जगह नहीं जहाँ पर आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं और अपने लिए भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा सिलसिला शुरू हुआ कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है और भारतीय सिविल सेवा को मुझे ज्वाइन करना है। जिस तरह से आपने कहा कि बचपन से ही जो है प्रशासनिक सेवा का जो बीज था वो अंकुरित हो रहा था, क्योंकि घर पे 4 बहनें थी, माँ की इच्छा थी, परिवार वालों की इच्छा थी कि आगे चल के हम देश का नाम और खुद अपने परिवार का नाम रोशन करें। कॉलेज लाइफ की बात करें तो किस तरह का कॉलेज लाइफ रहा और कैसे जो है आगे की तरफ बढ़ने का जो प्रशासनिक सेवा में आने का सिलसिला शुरू हुआ? अक्सर हमने देखा है कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल, अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाते। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा प्रेरणा स्रोत होता है जिसको हम अपना आइडल मानते हैं और अपनी आइडल को मानकर ही हम आगे बढ़ते हैं। कि प्रीति जी का आइडल कौन था? जिस तरह से आपने माँ का नाम तो लिया, क्योंकि हर बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है, तो ऐसे में प्रीति जी किसको अपना आइडल मानती हैं? तो आइडल पर भी बात करूँगी, लेकिन जैसे आपने मुझसे पूछा कि कॉलेज लाइफ कैसी थी मेरी, तो मैं तो बहुत ही एक साधारण कॉलेज से निकल कर आई हूँ। एक बहुत छोटी सी जगह है भारत की, नाम सुना होगा आपने, झाबुआ। एक ट्राइबल बेल्ट है। ट्राइबल कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई। एक प्लेन बीएससी का मैंने कोर्स किया। और समाज के कई खाके होते हैं कि लड़कियां ये कर सकती है और ये नहीं कर सकती है। तो शायद से मेरा संघर्ष में मेरी पहली रुकावट थी कि एक इंजीनियरिंग के कोर्स में सिलेक्शन होने के बाद भी मैंने बीएससी की ही पढ़ाई की, क्योंकि एक खाका था कि लड़कियां इंजीनियरिंग नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि ये जो पहला दरवाज़ा मुंह पर जो बंद हुआ था उसने मुझे सबसे ज़्यादा रूप से चुनौती पेश की कि ऐसी और कई सारी चीज़ें होंगी जो मेरे मुंह पर बंद होते जाएंगी, तो अगली ऐसी कोई सी भी चीज़ को मुझे अपने ऊपर बंद नहीं होने देना है, कोई दरवाज़ा मेरे ऊपर बंद नहीं होने देना है। उन दिनों झाबुआ में ही हमारे यहाँ पर एक दंपत्ति हुआ करते थे और मैडम जो थी उनकी फॉरेस्ट ऑफिसर थी, IFS थी। तो उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनका अच्छा नाम था हमारे ज़िले में। तो उनको जब भी मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि ये इन्होंने किया है, जैसी ये हैं वैसा मुझे भी बनना है। तो वो मेरी एक प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं उनको देखकर मेरे अंदर बीज जो है उसने बीज ने और तेज़ी से अंकुरन किया है। प्रशासनिक सेवा के लिए कितना संघर्ष और किस तरह के जो है परिश्रम करने पड़े?
नॉर्मली क्या होता है कि प्रशासनिक सेवाओं की बेहतर तैयारी जो है दिल्ली, जयपुर, लखनऊ जैसे शहरों में हो रही है, और भारत में जिन बच्चों का चयन हो रहा है वो कुछ चुनिंदा शहरों के माध्यम से हो रहा है। अब आप ये सोचिए कि मैं पहले ही झाबुआ जैसी जगह पर बैठी हूँ, तो अगर मैंने एक लीप लिया, अभी 2 लीप भी लिया, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंदौर और भोपाल पहुँच पाऊँगी, जहाँ पर सिविल सेवाओं का बहुत ज़्यादा माहौल नहीं है। तो पहली चुनौती तो यही हो गई कि आपको दिल्ली कैसे पहुंचना है। तो दिल्ली पहुंचने में ही मुझे 2 से 3 साल लग गए। जब तक मैं अपने 2 बार प्रीलिम्स लिख चुकी थी, 2 मेंस लिख चुकी थी, और तब जाकर मैं कहीं दिल्ली पहुंच पाई। तो पहली रुकावट तो इसी मौके पर आ गई कि आप जो है, जहां आपको पता है तैयारी होती, लेकिन आप उस जगह पर पहुंच नहीं सके। दूसरी चीज़ मैं देखती हूँ कि हमारे शहर भी जो हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा तैयार नहीं है। उनके पास में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर आप बेटियों को, बहनों को, अपनी लड़कियों को भेजकर उन्हें एक अच्छे माहौल में रख सकें, सेफ रख सकें, और एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सकें जहाँ वो शांति से पढ़ाई कर सकें। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिसिंग है। बहुत बुनियादी तौर पर अगर आपको कहूँ तो अच्छे गर्ल्स हॉस्टल कहाँ हैं हमारे शहरों में, जहाँ पर हम अपनी बच्चियों को भेज दें और वो अच्छे से तैयारी कर सकें। तो ऐसे कई सारे बुनियादी प्रश्न ही मेरे सामने आकर खड़े हो गए कि मैं कहीं जाऊंगी, मुझे रहने के लिए कहीं सुरक्षित माहौल कहाँ पर मिल सकेगा। चीज़ें वाकई बदल गई हैं 10-20 सालों में, लेकिन 20 साल पहले की या 15 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में बड़ी चुनौती थी कि हम कहाँ रहेंगे और कैसे सेफ रहेंगे। फिर और भी कई सारी परेशानियां होती जो परिवार सोचता है कि इतना सारा खर्च उठाना है, जबकि फ्यूचर में और भी लड़कियों को लेकर हमारे समाज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जहाँ एक परिवार को पैसे खर्च करने होते हैं। तो आप ये सोचिए कि एक परिवार जहाँ पर 4 बेटियां हैं, उन्हें उन 4 बेटियों को पढ़ाना भी है, आगे जो सामाजिक दायित्व हैं उन्हें समाज की तरह से ही निभाना है। तो एक परिवार को भी अपने आप में बहुत तैयार होना पड़ता है इन सब चीज़ों को, उन चीज़ों से दो चार होने के लिए। जब पहली बार आपने घर वालों से कहा कि मुझे पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना है, घर वालों का रिएक्शन कैसा रहा? तो एक चीज़ ये थी परिवार में, चलिए अच्छी बात कही जाएगी कि उनको ये पता था कि देयर आर एटलीस्ट सम डूएबल फॉर गर्ल्स। कुछ ये भी था कि दीज आर डूएबल्स एंड दीज आर नॉट डूएबल्स। उस समय के सामाजिक खाके के हिसाब से तो मैं फिर भी कहूँगी कि प्रोग्रेसिव थे, कि कम से कम उनके पास कुछ डूएबल था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन डूएबल वाज द इंजीनियरिंग आप नहीं कर सकते हो, मेडिकल कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, बैंक कर सकते हो, सिविल सर्विसेज कर सकते हो, दैट वाज अ डूएबल फॉर देम। तो उनको ये पता था कि पढ़ने में अच्छी है बच्ची। इनफैक्ट बीएससी में आई वाज द यूनिवर्सिटी टॉपर, आई स्कोर्ड सम 85% एंड द सेकेंड रैंकर वाज वे बिहाइंड। तो एक वो पता था कि ये बच्ची है, कर लेगी, इसको सपोर्ट तो कर देना है। तो मुझे इंदौर ले जाया गया, वहाँ से मैंने अपनी तैयारी शुरू की, और फिर जब समय आया, ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने फिर 2 साल के बाद में मुझे दिल्ली भी शिफ्ट करने के लिए तैयार हो गए। तो कम से कम इस लेवल पर मुझे चुनौती नहीं आई। कई बार ऐसा भी हमने देखा है मैम, जिस तरह से लड़कियों के पास हुनर होता है, उनके पास पढ़ाई के स्रोत हैं, वो पढ़ना भी चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं, कहीं आर्थिक संकट तो कहीं सामाजिक संकट, कहीं घर वालों का सपोर्ट नहीं। उन लड़कियों, उन बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगी आज? मैं कहूँगी ये आप जो बात कह रहे हैं बहुत ही कॉमनली सीन है। मतलब कि हम जब पढ़ रहे थे तो कोई मैं अकेले अच्छे पढ़ने वाली बच्ची नहीं थी। मेरे साथ में हमेशा जो कंपटीशन में क्लास के बच्चे होते थे उसमें से हमेशा 1 या 2 लड़कियां होती ही थीं जिनके आप देखें तो पढ़ाई में ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज बन रहे हैं। तो कैलिबर है वहाँ पर उनको। लेकिन अगर जो मौका मुझे मिल गया, कम या ज़्यादा जो भी है, उतना वो मौका भी उन लोगों को नहीं मिल पाया है। और ऐसे कई छोटी जगह है जहाँ पर हम सोचते भी नहीं कि लड़कियों का कोई एक करियर हो सकता है, वहाँ पर इन सब लड़कियों के अरमान दफन हो जाते हैं। तो यही चुनौती रहती कि हम देखते तो है कि बोर्ड की एग्जाम्स में लड़कियां टॉपर लिस्ट में हैं, लेकिन जब असली करियर की बात आती है तो वो सब लड़कियां कहाँ गायब हो जाती है, अपना अपना प्रश्न है। जिस तरह से सवाल ये भी उठता है कि सिविल सर्विसेज की बात करें तो आज कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी कम देखने को मिलती है। हालांकि अब तो सरकार ने भी 33% आरक्षण दे दिया है महिलाओं को, लेकिन जिस तरह से अगर बात करें तो आज भी
जो है सिविल सर्विसेज में जो है पुरुषों का क्लब कहा जाता है, क्या धारणा रखती हैं आप इस पर? जैसे 10 या 20 साल के आंकड़े उठाकर देखे जाए तो सुधार तो निश्चित तौर पर हुआ है भारत में, और महिलाओं की भागीदारी जो है वो सिविल सर्विसेज में बढ़ी भी है। बिना आरक्षण के भी मैं कहूँगी कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसकी टॉपर्स, फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर भी कई बार जो है महिलाएं हो जाती है, और कई बार ये भी कहना पड़ता है पुरुषों में प्रथम। तो ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, लेकिन ये देखिए कि ये ट्रेंड रिवर्सल कितनी आबादी के लिए हो रहा है। क्या ये सभी के लिए कॉमन है? क्या ये छोटे शहरों की लड़कियों के लिए भी उतना ही कॉमन है जितने बड़े शहरों के? क्या ये एक सिंपल घर से आने वाली लड़की के लिए भी उतना ही कॉमन है जो एक संभ्रांत परिवार से आती है उसके लिए कॉमन है? तो अगर हम एक कॉमन डिमार्केटिंग लाइन खींचें तो वो हम नहीं पा रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि हमारे समाज को इस मुकाम पर पहुंचने की ज़रूरत है कि एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो हर किसी के लिए अचीवेबल होना चाहिए। तो मेरा प्रश्न इसी चीज़ पर है कि हम वो मिनिमम अचीवेबल लेवल कैसे हासिल कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्रीति मैम, अगर बात करें आज पर्सनल लाइफ पे थोड़ी सी चर्चा करें तो उस पे सबसे पहले, क्योंकि आप भी प्रशासनिक सेवा में हैं, आपके पति भी प्रशासनिक सेवा में हैं, कैसे घर को मैनेज करना होता है? क्योंकि प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के तौर पर अपने कार्य को भी संपन्न करना है और अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी पूरा करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और निस्संदेह बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर कुछ दिमाग में हम सॉर्टेड हो जाएं कुछ चीज़ों को लेकर तो यही कठिन काम जो है आसान भी हो जाता है। जैसे कुछ मूलभूत मेरे बहुत ही फंडामेंटल से मेरे प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1, मैं कभी भी जो है 50-50% के शेयर पर नहीं चलती हूँ। मुझे लगता है कि पति और पत्नी की भागीदारी उनके उपलब्ध समय के अनुसार आना चाहिए। फिर दूसरा आना चाहिए उनकी जो अपनी मेरिट है या जो उनकी अपनी बेहतर जिसमें वो हैं उसके हिसाब से आना चाहिए। छोटे से एग्जाम्पल से अगर बताऊँ मैं तो अपनी बच्ची को हर रोज़ मैं पढ़ाती हूँ, वो राजीव नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम होता है, कल्मिनेट होता है, जब जल्दी जल्दी पढ़ाना होता है, वो मेरा स्किल सेट नहीं है किसी को पढ़ाने के लिए, तो एक दिन में कैसे सिलेबस को निपटा देना है वो उनका स्किल सेट है। मुझे लगता है कि हर इंसान को पता होता है उसका कोर स्किल सेट क्या है, वो किस काम के लिए कब उपलब्ध है, और इसी तरह से पति पत्नी को अपने कार्य में भागीदारी रखना चाहिए। तो ये अगर कर लिया, इस तरह से सॉर्ट आउट हो गए हैं आप, तो घर भी आसानी से संभल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि घर और बाहर की दुनिया जो है अलग अलग तो होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा आपके पास में बफर ज़रूर होना चाहिए कि आपके पास में सिर्फ घर और ऑफिस संभालने के लिए नहीं होना चाहिए। आपकी कुछ हॉबीज़ होना चाहिए, आपको वर्क करना चाहिए अपने कलात्मक भाग पर भी, जहाँ पर आप अपने व्यक्तित्व को संभाल कर शांत और सुकूनदायी जीवन के लिए जो है आधारशिला रख सकें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा ही समय, लेकिन मैं कहीं कहीं से निकाल कर अपने जो है चुनिंदा जो मेरे पसंद की चीज़ें हैं उन पर देती रहती हूँ। मन शांत बना रहता है, गुस्सा कम आता है, घर में लड़ाई कम होती है। कलात्मक कार्य और हॉबीज क्या हैं? मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, संगीत में मुझे बहुत रुचि है, तो ये 2 चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे जीवंत रखती हैं। कौन सी संगीत में ज़्यादा रुचि रखती हैं? सुगम संगीत या सेमी क्लासिकल, नॉट वेरी क्लासिकल। बिल्कुल। प्रीति जी, ये बताएं कि उनकी परीक्षा से लेकर ट्रेनिंग का जो कार्यकाल रहा, कैसा अनुभव है और उन तमाम युवाओं को क्या संदेश देंगी? युवाओं के लिए तो देखिए मेरा एक ही संदेश है कि जो चीज़ें आपको संघर्ष देती हैं, जो चीज़ें आपको चुनौतियाँ देती हैं, रास्ते वहीं से निकल कर आते हैं। तो हर चीज़ जो आपको चैलेंज कर रही है उसी का आपको सामना करना है, क्योंकि शायद वही सही रास्ता है इसलिए चैलेंज आ रहा है। गलत रास्ते पर जा रहे होते तो किसी तरह का चैलेंज नहीं होता। आपने अगर एक बार अपने लक्ष्य को चुन लिया है तो उसके संधान के लिए आपको हर एक एक करके कदम चलते रहना पड़ेगा। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए मेरा यही संदेश है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, मंजिल तक जाने के लिए हर एक कदम चलना पड़ता है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ट्रेनिंग की बात करें तो किस तरह से ट्रेनिंग में संघर्ष रहता है और किस तरह कितने घंटे ट्रेनिंग के लिए निकालने पड़ते हैं?
ट्रेनिंग अक्सर देखा गया है, कई ट्रेनिंग सेंटर में लोगों को ये कहा जाता है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो उस तरह संघर्ष नहीं करना चाहते। जैसे आपने कहा कि युवाओं को मंजिल जरूर कठिन होती, लेकिन उसके लिए हर कदम आपको चलना पड़ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग सेंटर और ट्रेनिंग को लेकर क्या कहेंगी? ट्रेनिंग बड़ी रूमानियत भरी होती है, मतलब आप सोच कर जाते कि बड़ी अच्छी जगह होगी, लेकिन वो आपको खींच कर अच्छे से जो है आपको तैयार कर देते हैं। जो लोहा होता है उसे तपा तपा कर इस्पात में तब्दील कर देते हैं। तो बड़े ही कठिन शेड्यूल के थ्रू, रूटीन के थ्रू आपको हर रोज़ चलाते हैं। सुबह 5 बजे उठा देंगे, पीटी, व्यायाम, सब तरह की दौड़ करवाएंगे। 9 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी जो 9 से 5 तक लगातार चलती रहेंगी। लेकिन मन वहाँ पर भी नहीं भरता ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का। उसके बाद वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी तरह की अभिरुचि में इन्वॉल्व हो जाएं। तो ऐसा करते करते आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन ही खत्म हो गया, और दिन खत्म होने के बाद में कब आप सोए और कब दूसरा दिन शुरू हो गया पता नहीं चलेगा। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि कई जगह पर जहाँ आप पढ़ाई कर रहे थे वहाँ तो आप अकेले हीरो होते हैं कई बार कि वाह हम सबसे अच्छे हैं पढ़ने में, या हम कुछ कुछ कर रहे हैं। अब आप जब ट्रेनिंग एकेडमी में जाते हैं, हर कोई जो है वहाँ पर एक हुनर लेकर आया है, हर कोई जो है नॉलेज का पिटारा है। वहाँ पर आपको चमकना है, तो चमकना है और सभी को चमकना है। तो आप देखिए कि वहाँ का माहौल कुछ ऐसा बन जाता है कि हर कोई चमकना चाहता है और हर कोई अपने जो उनका जो अंदर कॉम्पिटेंस है उसको बढ़ाने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। तो माहौल ही कुछ ऐसा होता है कि आदमी जो आपने एक तरफ से लोहा डाला है फर्नेस में, वो स्टेनलेस स्टील होकर ही निकलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण की क्या लगता है कि हालांकि सरकार की तरफ से तो कई सारी योजनाएं बनाई जाती हैं महिलाओं के लिए, आखिर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कभी आपने सुना है कि थानेदार दिवस मनता हो? तो जिस दिन हम इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि महिला दिवस नहीं मनाना पड़े, तो मेरे ख्याल से वो हमारा सफल दिवस होगा। और इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, इसके लिए हर लेवल पर काम करना पड़ेगा। आपको जो है अपने आधारभूत ढांचे को सुधारना पड़ेगा, जहाँ पर एक महिला किसी भी शहर में जाकर सुरक्षित माहौल में रह सके। वो रात को सड़क पर निकले तो उसे डर ना लगे। अगर वो कहीं पर जाकर पढ़ना चाहती है तो सरकार को उसके लिए फंडिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, और कई सारी योजनाएं भी हैं जो इस तरह से फंडिंग करती हैं, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा। परिवार को ये सोचना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी बच्चियों को 21 साल या 18 साल की उम्र में जो है विदा कर दें। उनकी शादी जो है बाद में भी हो सकती, वो अच्छा घर परिवार जो है बाद की उम्र में भी रच सकती हैं। मेडिकल लेवल पर देखा जाए तो डॉक्टर्स को ये अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि जो हमारी रिप्रोडक्टिव एज है वो 25 या 28 साल पर जाकर ख़त्म नहीं हो जाती है। उसके लिए आपके पास और भी बहुत लंबा समय होता है। तो करियर और जो रिप्रोडक्टिव या परिवार बढ़ाने का जो हमारा समय होता है, उसको लेकर ही मैं तो देखती हूँ सबसे बड़ी संभ्रांति होती है हमारे समाज में। तो इस तरह की अवेयरनेस बताना भी ज़रूरी है कि आप पहले अपने करियर पर ध्यान दें, परिवार उसके बाद में भी बढ़ सकता है। और एक चीज़ मैं ज़रूर जो फील करती हूँ कि हमारी जितनी भी 10th की एग्ज़ाम है, 12th की एग्ज़ाम है, वहाँ पर बच्चियाँ जो है टॉपर्स रहती है, पहली, दूसरी, तीसरी, ये सब बच्चियाँ कहाँ गायब हो जाती हैं जब करियर का प्रश्न आता है। कहीं ना कहीं इसके लिए जो है हमारी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का होना ज़िम्मेदार है। हम कुछ ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं जहाँ पर हमारे 12वीं के जो मार्क्स हैं, जिस पर हमने 12वीं पास की है, उसके ऊपर भी जो है कॉलेजेस के अंदर चयन किया जा सके। क्योंकि अमूमन तौर पर जो है कोई भी परिवार जो है अपनी बेटियों को बाहर भेजकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाना थोड़ा सोचता है। इसी कारण आप देखें कि IITs में जो है वो लड़कियां सब गायब हो जाती हैं जो बोर्ड की टॉपर्स होती हैं। तो IITs में आज भी देखा जाए तो एक बड़े पैमाने पर लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं, जबकि हुनर में या टैलेंट में लड़कियों में कोई कमी नहीं है। बट कोचिंग क्लास का जो एक माहौल है, मुझे लगता है कि हमें एक नीतिगत रूप से इस पर सोचने की ज़रूरत है कि दोनों एंट्रेंस एग्ज़ाम को और हमारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनके बीच में कैसे तालमेल बिठाया जाए। ये मेरा अपनी व्यक्तिगत सोच है। मेरे ख्याल से नीति बनाने में इसमें कई तरह के विचार हो रहे हैं,
बट मुझे लगता है कि इससे मेरे पर्सनल तौर पर मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर हम 12वीं के मार्क्स को आगे बढ़ने के लिए नियत कर सकें। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब पहली पोस्टिंग मिली तो किस तरह की चुनौतियां रही और कैसे, क्योंकि ट्रेनिंग तो पूरी कर ली, परीक्षा पास कर ली और उसके बाद जब कार्य करने का दायरा बढ़ा और पोस्टिंग मिली तो किस तरह की चुनौतियां रही आपके सामने? बड़ा मज़ेदार होता है। और मैं लेकिन आपको कहूँगी कि सिर्फ लड़कियां नहीं, इसके लिए लड़कों को भी जो है तैयार होना पड़ता है, क्योंकि आप जो है एक नए ऑफिसर बन के चले गए हैं, एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है नहीं आपको फील्ड में। आपके मातहत जो अधिकारी होते हैं नॉर्मली आपसे तजुर्बे में बेहतर होते हैं, उम्र में भी आपसे ज़्यादा होते हैं। अब आपको अपना अज्ञान भी नहीं बताना है और आपको जो है चीज़ें भी सही रास्ते पर ले जानी है। अच्छा, यहाँ पर सबसे बेहतर चीज़ ये होती मुझे लगता है कि एक अधिकारी जो सेवा में प्रवेश कर रहा है, फील्ड में जा रहा है, उसे डाउन प्ले ही करना चाहिए। आपको उनसे सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन आपके पास में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक नीर विवेक होता है, उसको अलग करने की समझ होती है। आपको उन चीज़ों को समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी आप किसी तरह के कन्फ्यूज़न में हैं तो गांधी जी ने एक आधारशिला दी, गांधी की आधारशिला, कि जब भी मैं कुछ निर्णय लेता हूँ तो मुझे सोचना चाहिए कि मेरा ये निर्णय पायदान पर सबसे आखिरी में खड़े हुए आदमी के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरे ख्याल से यही इंटेग्रिटी है। तो मेरा कोई भी जो निर्णय है अगर वो किसी के लिए सार्थक हो सकता है तो ही ऐसे निर्णय का महत्व है। तो नए ऑफिसर के सामने यही चैलेंजेस होते हैं, एक तजुर्बा नहीं होना, उम्र कम होना। इन सब चीज़ों से इसी तरह से निपटा जा सकता है कि सुनिए सभी से, सीखिए सभी से, और जहाँ निर्णय लेने की बारी आती है तो वहाँ अपने इंटेग्रिटी को आगे करके एक निर्णय लीजिए। अभियान, आपने बीच में अभियान भी छेड़ा था जिसमें साफ तौर से आपने लोगों से अपील की थी कि न्यूज़पेपर पर रखकर कोई खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें, क्योंकि उसकी जो इंक होती है उसमें पॉइजन होता है, उसमें तरह तरह की दिक्कतें होती हैं, आप फूड पॉइजनिंग के शिकार हो सकते हैं। उस अभियान पर अब तक कितना जो है अमल किया गया है और किस तरह से वो कार्यान्वित हुआ है? तो हमारा पहला प्रयास होता है कि हम जाकर फील्ड में सेंसिटाइजेशन करें। तो हमारा जो है सेंसिटाइजेशन का काम बहुत ज़ोरों से चालू है। मतलब हम जो है वेंडर्स के साथ में उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो हमारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। एक फॉस्टेक नाम की ट्रेनिंग होती है। हम उन्हें बताते हैं कि आपको पेपर के ऊपर खाना सर्व नहीं करना। इनफैक्ट आपकी चैनल के माध्यम से मैं जो भी देख रहे हैं उन्हें भी कहना चाहूँगी कि आप कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जो न्यूज़पेपर के ऊपर सर्व किया जा रहा है वो आप उसे स्वीकार मत करिए। जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर है या दुकान वाला है उसको बोलिए कि हमें जो है अच्छे से प्लेट में ही दें, भले उसमें 1 या 2 रुपए बढ़ा दें, लेकिन ये मेरे जीवन और मेरे अच्छी हेल्थ का प्रश्न है। लेकिन आज महिला दिवस की बात करें मैम, आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं वो रूढ़िवादी परंपराएं पनप रही हैं जिसकी वजह से महिलाओं का विकास और महिलाओं की सशक्तिकरण का जो आगे बढ़ने का प्रोसेस है वो आपको लगता है धीमा हुआ है? इसके लिए जो है हमारी महिलाओं को समझना होगा कि आपको आर्थिक क्षेत्र में आगे आना पड़ेगा, तभी डिसीजन मेकिंग में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। और एक बहुत ही बुनियादी तौर पर अगर मैं कहूँ कि एक बेहतर कंपेनियन अगर फैमिली लाइफ में आप अपने हस्बैंड के साथ में होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर आपको भी बढ़ते जाना पड़ेगा। तो आप अपनी फैमिली लाइफ को सोच कर ही देखिए कि आप जब दोनों मेंटली ग्रो हो पा रहे हैं, सबको इनकम टैक्स रिटर्न भरना आता है, सबको बैंक अकाउंट खोलने आते हैं, सबको चालान जमा करना आता है, सबको जो है पाक कला के हुनर भी आने चाहिए। कभी बॉयज़ को भी करने दीजिए, पर कब मांगेंगे ऐसा? तभी मांग पाएंगे जब आपके पास में इस मांगने की हुनर और हैसियत होगी। बिल्कुल। चलते चलते मैम, महिला दिवस पर महिलाओं को और तमाम उन युवा लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने करियर को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस में फंसे होते हैं कि उनको करना क्या है, वो अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाएं? आज हम देखते हैं तो इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं जहां आप कहीं ना कहीं तो फिट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के युवा को स्किल डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि सभी को सिविल सर्विसेज में ही आ जाना है, करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम हैं।
आप अपने स्किल डेवलपमेंट पर काम करिए, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल फील्ड में हो सकता है, आप शेफ़ भी बन सकते हैं। शेफ़ इज़ अ वेरी रेप्यूटेड जॉब नाउअडेज़। आप जो है दूसरों को एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकते हैं, इस पर सोचिए। आप अगर किसी जगह पर जाकर नौकरी करना चाह रहे हैं तो उससे पहले फिर से सोचिए कि क्या आप खुद भी रोज़गार देने लायक बन सकते हैं, खुद अपना सेटअप लगा सकते हैं। और गवर्नमेंट ने जो है आपको इतनी सारी तमाम चीज़ें दे रखी है, आपको फंडिंग मिल सकती है, स्किल डेवलपमेंट आपको मिल सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से। तो सोचिए कि एक देश जो है उसकी 1.25 बिलियन पॉपुलेशन जो है, 100 बिलियंस पॉपुलेशन जो है, वो किस तरह से देश के लिए एक असेट बन सके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ आजमाइए अपने आप को सशक्त करने के लिए, और अपने ही जैसे कई 10 लोगों को अपने साथ में शामिल करके उनके लिए भी समृद्धि लाने के लिए। तो युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि हमें सिर्फ मोबाइल में नहीं रहना है। मोबाइल जानकारी हासिल करने के लिए यूज़ करिए, इंटरनेट का प्रयोग डेटा कलेक्शन और एनालिटिक्स के लिए भी करिए। यही खास समय है जब आपको भविष्य के बड़े भवन का निर्माण करना है। बिल्कुल, हर चीज़ का अपना अपना महत्व होता है, वो आपके ऊपर है, आप उसको किस तरह से यूज करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या आम दिनचर्या की बात करें, घर में बोलचाल की भाषा हो, अपने आसपास के समाज के लोगों के साथ उठना बैठना हो, वो आपके ऊपर है, आप किस तरह से उसको लेते हैं। और महिला दिवस की अगर बात करें तो महिला दिवस पर जिस तरह से मैम ने कहा कि दिवस उन्हीं का मनाया जाता है जो कमज़ोर होते हैं, तो हमें महिला दिवस पर ये प्रतिज्ञा भी लेनी चाहिए कि हम अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपनी समानता और अपनी भागीदारी को लेकर खुद आगे आएँ। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जिस तरह से बात करें तो अब महिला दिवस मनाइए, लेकिन अपने आप को भी इस तरह से सुदृढ़ बनाइए, सशक्तिकरण बनाइए कि आपके सामने आप अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आएँ और अपना हक, अपना समानता का अधिकार खुद पालें।